हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप CMA फाइनल SCM पेपर नंबर 16 में डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। सर, ये डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, आप जरा हमें डिटेल में समझा पाएंगे। बेटे, जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं और हमारे पास डिसीजन मेकिंग करते टाइम या सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट सर्टेन वैल्यू ना दे रखी हो, एक से ज़्यादा फिक्स कॉस्ट दे रखी हो, एक से ज़्यादा सेलिंग प्राइस दे रखी हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी हो, एक से ज़्यादा हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस के अमाउंट पता हो, तो उस केस में हम डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाते। तो वहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो वैल्यू अनसर्टेन है उन्हें हमें पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन हम उसके बाद में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो क्या सर आप हमें इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का जो नाम है वो है हमारे पास में डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। चैप्टर में सबसे पहले सपोज करते हैं 2025 में एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई उनकी सेल्स वैल्यू कितनी है। तो ये काम हमने किसको दिया, हमारी कंपनी के जो भी हमारा अकाउंटेंट है उससे हमने पूछा कि भाई हमारी कंपनी की सेल्स वैल्यू कितनी है। तो उन्होंने कहा जी सेल्स वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता कितनी है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, सीधे क्वेश्चन का सीधा जवाब क्यों नहीं देते। वो कहते हैं सर अभी जो आपका ईयर एंड है वो हुआ नहीं है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने में, अभी मान लीजिए हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, मान लीजिए सितंबर का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, अभी हमारे कुछ महीने सेल एक्चुअल में पता है हमें और कुछ महीने की सेल हमें एक्चुअल में नहीं पता। इसका मतलब मैं अभी आपको एक्चुअल सेल वैल्यू के बारे में नहीं बता सकता। तो इसका मतलब मैंने कहा भाई आप ये बता सकते हो कि 31 दिसंबर तक मेरी सेल वैल्यू टोटल कितनी होगी। तो उन्होंने कहा कि सर कंपनी की जो सेल वैल्यू है वो 4 लाख रुपए भी हो सकती है पूरे साल में 2025 में, सर 5 लाख रुपए भी हो सकती है, और हमारी सेल वैल्यू 6 लाख रुपए भी हो सकती है। मैंने कहा यार तुम तो कंफ्यूज पे कंफ्यूज करते जा रहे हो। मैंने आपसे पूछा 2025 में हमारी सेल वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर अभी साल खत्म नहीं हुआ तो हम आपको एक्चुअल सेल वैल्यू नहीं बता सकते। तो मैंने आपसे पूछा भाई हमारी सेल वैल्यू कितनी होगी 31 दिसंबर तक, तो आपने कहा सर 4 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है। मैंने कहा यार एक वैल्यू बताओ, 4 लाख होगी या 5 लाख होगी या 6 लाख होगी। उसने कहा सर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। मैं आपके एक अमाउंट नहीं बता सकता अभी, क्योंकि 4 लाख होने की जो संभावना है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसके जो चांसेस हैं वो मान लीजिए 50% है। 5 लाख की सेल वैल्यू होगी, इसके चांसेस हमारे 40% है, और 6 लाख की जो सेल वैल्यू होगी या हो सकती है उसके चांसेस हमारे पास में 10% है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में तो 4 लाख रुपये, ये आपके पास क्या है, एस्टिमेट है, एस्टिमेट सेल वैल्यू, और हर सेल वैल्यू की हमें क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट सेल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, मतलब जो सेल वैल्यू दे रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी से। अब सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि हमारी जो सेल वैल्यू है वो 4 लाख है, 4 लाख का हमने 50% किया तो हमें कितना मिला, 2 लाख रुपये। 5 लाख का 40% हमारे पास कितना आएगा, 2 लाख रुपये, और 6 लाख का 10% हमारे पास कितना आ जाएगा, 60,000। तो हमारी जो सेल वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 4,60,000। आप इसको नाम दे देंगे एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू। मतलब जहाँ पर अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं, मतलब हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, सर्टेन वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमारा जो अकाउंटेंट है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 4 लाख की भी सेल वैल्यू हो सकती है, 5 लाख की भी सेल वैल्यू हो सकती है, 6 लाख की भी सेल वैल्यू हो सकती है। 4 लाख की सेल वैल्यू होने की संभावना, जो चांसेज हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, 5 लाख की सेल होने की प्रोबेबिलिटी 40% है, और 6 लाख रुपये की सेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 10% है। ठीक है ना। ऐसे ही सब कुछ हमने, जो ग्रुप 2 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वहाँ पर एक चैप्टर था डिसीजन थ्योरी, उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से करा रखी है। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिर से समझनी है, क्योंकि अब जितनी बार भी एक चीज़, चाहे वो ग्रुप 1 हो, चाहे ग्रुप 2 हो, चाहे ग्रुप 3 है, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग हर बार पढ़ना पड़ता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर बार पढ़ना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से यही टॉपिक आपको हर वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा जहाँ पर आपके पास में सर्टेन वैल्यू ना दे रखी हो, अनसर्टेन वैल्यू दे रखी हो। तो उस केस में आपको एक सिंगल वैल्यू को ढूंढने के लिए प्रोबेबिलिटी का सहारा लेना पड़ता है। हमने भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सहारा लिया,
और एक सिंगल वैल्यू ढूंढ ली, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि अभी आपका ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारे अकाउंटेंट के एस्टिमेशन के बेस पर 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख के 50%, 40% और 10% के प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो सिंगल वैल्यू हमें मिल पा रही है वो है 4,60,000, जिसको हमने नाम दे दिया एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। तो इसका ना डिसीजन मेकिंग का काम तो हम बाद में करेंगे, पहले डिसीजन मेकिंग करते टाइम जो फैक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है उनको हमें सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा यदि एक से ज़्यादा वैल्यू हमें दे रखी है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास क्या हो जाएगी, क्लियर। तो ये छोटा सा एग्जांपल आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, वो 2025 में जानना चाहते हैं उनकी सेल वैल्यू कितनी होगी। तो हमने कहा भाई 4,60,000 पे अप्रॉक्सीमेटली आपकी सेल वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम 2 ले लेते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें मिस्टर एक्स एक स्टूडेंट है, दिसंबर 25 में वो SCM का एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे वो एग्ज़ाम दे के आएंगे, दिसंबर 25 का उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद हम उनसे जानना चाहते हैं कि भाई आपका जो रिज़ल्ट है SCM में वो कितने मार्क्स है, मतलब SCM में आप कितने मार्क्स लेके आएंगे। उन्होंने कहा सर यदि आपको एक्चुअल रिज़ल्ट चाहिए तो फरवरी 2026 तक आपको रुकना पड़ेगा। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में, नॉर्मली सेकंड वीक में या उसके बाद ही हमारा रिजल्ट आता है। आप फरवरी 2026 में 15 फरवरी के बाद मुझसे पूछना तो मैं आपको एक्चुअल रिजल्ट बता पाऊंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट मेरे नाम की मार्कशीट मुझे देगी और उसमें मुझे एक्चुअल नंबर पता चल जाएंगे SCM के कितने। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि भाई मेरे दिसंबर 25 में पेपर देने के बाद आपने मुझसे सर पूछा कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, और ये बात आप मुझसे कब पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप मुझसे पूछ रहे हैं 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर 2025 को आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे मार्क्स SCM में कितने आएंगे। तो मैंने कहा सर मेरे मार्क्स 50 भी आ सकते हैं, मेरे 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल जवाब दो, 50 नंबर आएंगे या 90 नंबर आएंगे, 50 और 90 में बहुत गैप होता है। तो बच्चे ने मुझे क्या जवाब दिया, सर ये जो मेरे मार्क्स हैं ये मेरे पेपर को जो चेक करेगा उस पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन को चेक करते टाइम कोई बहुत छोटी सी गलती हो जाती है और उसको इंस्टीट्यूट इग्नोर कर देता है, इग्नोर कर देता है मतलब कि कंसीडर नहीं करता, आधा एक नंबर काट के छोड़ देता है, फिर तो उस केस में मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर भी कट गया, मेरे 9 नंबर आ जाएंगे। ऐसे यदि हर क्वेश्चन में छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर कर दिया जाए इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो पर्सन चेक कर रहा है, तो मान के चलिए मेरे 90 नंबर आ जाएंगे। लेकिन यदि छोटी सी मिस्टेक मेरी नज़र में तो छोटी है, बट इंस्टीट्यूट की नज़र में वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, और हो सकता है इंस्टीट्यूट उस पूरे क्वेश्चन के 0 नंबर दे दें और ऐसे मेरे 3, 4, 5 क्वेश्चन हो जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे जो मार्क्स हैं वो 40 भी आ सकते हैं और 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है मैं कितने क्वेश्चंस ऐसे करके आऊँ जिसमें इंस्टीट्यूट ने उन्हें छोटी गलती ना मान के बड़ी गलती मानी और पूरे क्वेश्चन को 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब तो यहाँ पर मेरे 50 नंबर आएंगे, मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी मैं लेके चलता हूँ 20%, 60 आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 30%, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने ले लिया 25%, इसका आपने ले लिया मान लीजिए 15% और इसका आपने ले लिया 10%। टोटल प्रोबेबिलिटी आप ध्यान रखना 100% होनी चाहिए, मतलब सिंगल आनी चाहिए। अब ऐसे में मैं मिस्टर एक्स से पूछा हूँ कि भाई आपके 18 दिसंबर 2025 को जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मार्क्स कितने आएंगे और आप मुझसे बोलोगे सर 50 भी आ सकते हैं, 60 भी, 70 भी, 80 भी और 90 भी, तो उस केस में स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी मेरे को बता रहा है 20%, 30%, 25%, 15% और 10%, उसका यूज़ करके मैं एक, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होंगे उस बच्चे के, वो स्टूडेंट जो एग्जाम दे के आएगा और यदि इस तरीके का वो मुझे आंसर देगा, तो यहाँ पे इतने सारे मैं मार्क्स थोड़ी मान लूंगा उसके SCM में कि उसके 50 भी आ रहे हैं, 60 भी आया, 70 भी, 80 भी और 90 भी। मुझे तो एक सिंगल वैल्यू चाहिए। अब सिंगल वैल्यू दो हो सकती है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। एक्चुअल का पता कब चलेगा, फरवरी में जब रिजल्ट आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का पता मैं अभी लगा सकता हूँ प्रोबेबिलिटी के बेस पे। तो ऐसे केस में बच्चे के जो नंबर आएंगे वो कितने कितने आएंगे। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, हाँ जी मैंने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके देखो मेरे पास कितना आता है यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से। 50 का 20% मैंने यहाँ पे किया तो देखो कितना आता है 10, यहाँ कितना आ जाएगा 18, यहाँ आपका 70 का 25% मतलब 1/4 करना आपको, तो 35 का आधा कितना आ जाएगा 17.5, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 9। आपको सिर्फ क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। जरा फटाफट से मुझे प्लस करके बताइए कितना आता है आपके पास में, टोटल आपके पास आ जाएगा 66.5। तो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ जाएंगे आपके हिसाब से। मैंने कहा भाई आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो है 66.5 मार्क्स। अब बच्चे के एक्चुअल में जो मार्क्स हैं
जब फरवरी 26 को रिजल्ट आएगा वो 66.5 से कम भी हो सकते हैं, 66.5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो तो एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट के जो पेपर चेक हुए होंगे उनका क्या सोचने का तरीका था, उन्होंने किस क्वेश्चन में कितना नंबर काटा। हो सकता मैं किसी में सोचा था 5 नंबर कटिंग, हो सकता उन्होंने 3 काटे, हो सकता उन्होंने 2 काटे, हो सकता मैं सोचा था 4 नंबर कटिंग, हो सकता उन्होंने पूरा क्वेश्चन ही काट दिया, 0 कर दिया। तो हो सकता है उनकी मेरी सोच थोड़ी सी मैच ना करे। तो इस हिसाब से बच्चे को मैंने क्या बताया कि भाई मेरे हिसाब से आपके जो मार्क्स आ सकते हैं 66.5 मार्क्स आ सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कब निकालते हैं? जहाँ पर हमारे पास सर्टेन वैल्यू नहीं होती, अनसर्टेन वैल्यूज़ होती हैं। तो जब आपके पास में बहुत सारी अनसर्टेन वैल्यूज़ होती हैं तो आप उन अनसर्टेन वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके एक सिंगल वैल्यू डिराइव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उस सिंगल वैल्यू को आप नाम दे देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। इन एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेस पे फिर हम आगे क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। इन सभी तरीके के पॉइंट्स को मैं आगे क्वेश्चंस में आपके लिए कवर करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं? व्हेन द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, सिंपल आंसर क्या होगा? जहां पर आपके पास एक्चुअल वैल्यूज ना हो और आपके पास एक से ज़्यादा एस्टिमेट वैल्यूज हो, मतलब कि बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स हो, अनसर्टेन इवेंट्स हो, उस केस में हम प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सर क्या आप हमें बता सकते हैं इस चैप्टर में कुछ एग्जांपल हमें दे सकते हैं कि जहाँ पे अनसर्टेन इवेंट्स हो? सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक से ज़्यादा हो सकती है, 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये। इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये भी हो सकती है। फिक्स कॉस्ट 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकती है। क्वांटिटी सोल्ड 10,000, 12,000, 13,000, 15,000, 18,000 भी हो सकती है। प्रॉफिट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको दे रखी है और वहाँ पे आपको सिंगल वैल्यू ढूंढनी हो तो आप उस केस में प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपके पास में अनसर्टेन वैल्यू दे रखी है आपको उस अनसर्टेन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी से क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे आपने देखा कि भाई बच्चे के नंबर 50 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं और 90 भी आ सकते हैं। और आपने देखा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपके पास में? आपके पास थी 20%, इसकी आपके पास थी 30%, इसकी थी आपकी 25%, इसकी आपके पास थी 15% और इसकी आपके पास थी 10%। इन सब का ध्यान रखना, जो टोटल है वो आपका 100% आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मैक्सिमम 100% होती है। तो 0.2, 0.3, 0.25, 0.15 प्लस 0.1 आपके पास आता है 1, मतलब कि 100%। तो आपको क्या करना है? ये आपके पास है अनसर्टेन इवेंट्स, मतलब रिजल्ट है ना, 50 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसे क्या नाम दोगे? अनसर्टेन इवेंट 1 और प्रोबेबिलिटी 1। तो अनसर्टेन इवेंट 1 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया अनसर्टेन इवेंट 2 और उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी अनसर्टेन इवेंट 3 और उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.25। ठीक है ना? तो जितने भी आपके इवेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से यदि आप उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू के नाम से आ जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में आपको जब मल्टीप्लाई करके सबको टोटल किया था तो आपका रिजल्ट आ रहा था 66.5, तो ये आपके पास थी एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं? चलिए आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाया जा सके। एग्जाम्पल 1, यू आर गिवन द फॉलोइंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट फॉर द कमिंग पीरियड। आने वाले टाइम के लिए आपको कुछ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये पर यूनिट भी हो सकती है, 25 रुपये भी हो सकती है, 30 रुपये भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो सप्लायर है वो मटेरियल का रेट हमें बता नहीं रहे, तो वो कहते हैं मटेरियल का जो रेट है वो 10 रुपये पर किलोग्राम भी हो सकता है, 12 रुपये पर किलोग्राम भी हो सकता है, 15 रुपये पर किलोग्राम भी हो सकता है, 20 रुपये पर किलोग्राम भी हो सकता है। तो यदि मटेरियल का जो पर किलोग्राम का रेट है वो फिक्स नहीं है, तो ऐसे केस में जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी उसमें मान लीजिए मटेरियल 10 रुपये है तो हमें लगता है वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये होगी। यदि वो कहता है मटेरियल का रेट जो है वो आपका 15 रुपये होगा तो यहाँ पे 5 रुपये बढ़ जाएगा, तो हमारा 20 से कितना हो जाएगा? 25। वो कहता है जी फिर 5 रुपये बढ़ सकता है तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा? 30 रुपये। इसका मतलब मटेरियल का रेट यदि आपको 10 रुपये मिलता है या 15 रुपये मिलता है या 20 रुपये मिलता है तो फिर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली उसी के हिसाब से क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। 25 रुपये हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। 30 रुपये हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 35%। तो ऐसे केस में मुझे क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमारे पास जो एस्टीमेट, हाँ जी, एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 20 रुपये, 25 रुपये और
₹30। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, जो हमारे पास है 25%, 40% और 35%। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हमने मल्टीप्लाई किया रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना कितना आपके पास में आएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे आपके पास आता है 5, यहाँ आता है 10 और यहाँ आपके पास आता है, चेक कर लेते हैं, 20 इंटू 0.25 आपके पास आ गया ₹5। 25 इंटू आपने 0.40 किया, ₹10 आ गया। 30 इंटू 0.35 किया आपने, तो आपके पास आ जाएगा 10.5। आपने इन सबको प्लस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 25.50, ₹25.50 आपके पास में आ जाएगा एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं? नोट कर लिया भाई सबने? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे पूछे यू आर गिवन द फॉलोइंग सेल्स क्वांटिटी एस्टिमेट फॉर द कमिंग पीरियड। आने वाले टाइम के लिए हमारे जो अकाउंटेंट हैं उन्हें हमने जब उनसे पूछा हमारी सेल कितनी है, तो उन्होंने कहा ये सेल हमारी 10,000 भी हो सकती है, 12,000 भी हो सकती है, 15,000 भी, 20,000 भी और 25,000 भी। मैंने कहा यार एक कोई सेल क्वांटिटी बताओ ना कितनी है। वो कहता है सर यदि पता होता तो अब तक हम बता देते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो सेलिंग प्राइस हम रख रहे हैं उस सेलिंग प्राइस के हिसाब से हमारी क्वांटिटी 10,000 होगी, इसके चांसेस हैं 10%। ठीक है ना? 12,000 हो सकती है, 15% चांसेस हैं, 15,000 हो सकती है, 25% चांसेस हैं, 20,000 हो सकती है, 30% चांस हैं, 25,000 यूनिट हो सकती है, 20% है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे अनसर्टेन फैक्टर्स हैं, मतलब सेल क्वांटिटी हमारी अनसर्टेन है क्योंकि कोई एक सिंगल क्वांटिटी नहीं बता रखी है हमारे को। तो ऐसे केस में जब एक से ज़्यादा सेल क्वांटिटी आपको दे रखी है और आप सिंगल क्वांटिटी ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, तो उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी का सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ पे आपको जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स क्वांटिटी। मैंने क्या किया, जो सेल्स क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से क्या किया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके लास्ट में मैंने सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने क्या देखा कि 10,000 का 10%, 1,000, 12,000 का 15%, 1,800, 15,000 का 25%, 3,750, 20,000 का 30%, 6,000, 25,000 का 20%, 5,000। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मुझे एक सिंगल क्वांटिटी मिल गई 17,550 यूनिट। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले ईयर में मेरी जो क्वांटिटी है वो कितनी बिक सकती है, 17,550। एक्चुअल में इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो कंडीशंस हैं वो हमारे फेवर में भी हो सकती है, हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है। मार्केट में कॉम्पिटिटर हमारे जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके कम है या ज़्यादा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। मार्केट में हमें मटेरियल सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा, लेबर हमारे को सफिशेंट जितनी हमें चाहिए लेबर आर्स, उतने लेबर आर्स हमें रीजनेबल रेट पर मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। मशीन जो हमें चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको जो यदि मुझे रेंट पे लेना है तो उनका किराया कम देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, या जितना मैं सोच रहा हूँ उतना देना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। ठीक है ना? तो अभी तो मैंने एग्जाम्पल 2 में आपको ये बताया कि यदि मुझे सिंगल क्वांटिटी ढूंढनी है और मुझे एक से ज़्यादा क्वांटिटी दे रखी है, और उस केस में मुझे सिंगल क्वांटिटी ढूंढने के लिए हर क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, लास्ट में क्या करना होगा, ऐड, और मेरे पास ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका नाम होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज एक्सपेक्टेड सेल्स क्वांटिटी फॉर नेक्स्ट ईयर। अब आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में यू आर गिवन द फॉलोइंग फिक्स कॉस्ट। अब जैसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलग अलग हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग हो सकती है, आपके पास में सेल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, उसी तरीके से यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग हो सकती है। मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा भाई मेरी नेक्स्ट ईयर में फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, तो उसने कहा सर फिक्स कॉस्ट मेरी 2 लाख होगी, 3 लाख भी हो सकती है, 2.5 लाख भी हो सकती है। मैंने कहा यार पागल मत बना, मुझे एक सिंगल फिक्स कॉस्ट बता कितनी होगी। तो वो कहता है सर ये तो डिपेंड करता है कि जो मशीन हम किराए पे लेंगे उनका किराया कितना होगा, जो फैक्ट्री हमें किराए पे लेनी है उसका मकान मालिक को हमें किराया कितना देना होगा। एग्रीमेंट के हिसाब से तो हो सकता है कि हमें 10% देना पड़े, लेकिन हो सकता है कि वो 10% की जगह हमसे कहे इंक्रीमेंट 15% करो, अदरवाइज खाली करो, क्योंकि जो टेन्योर था हमारा, जो एग्रीमेंट था वो 1 साल का था या 2 साल का था, वो पूरा हो रहा है। तो हो सकता है अगले साल वो रेंट 15% बढ़ा दे, हो सकता है वो 25% बढ़ा दे, हो सकता है वो 10% बढ़ाए, तो हमें नहीं पता सर। तो हमने कहा सर 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट हो सकती है, इसके होने की संभावना कितना है, 30%। 2.5 लाख की फिक्स कॉस्ट हो सकती है, इसकी संभावना, चांसेस, जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, 50% है। 3 लाख की हो सकती है, इसका मतलब कि वो 20% है। तो एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है सबको उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 लाख
2.5 लाख, 3 लाख, ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो सकती हैं, बट उनके चांसेस हमें कितने कितने दे रखे हैं, उनसे मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख का 30% हुआ 60,000, 2.5 लाख का 50% हुआ 1,25,000, 3 लाख का 20% हुआ 60,000, और जब मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरे पास में एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट 2,45,000 आ गई। इसका ना नेक्स्ट ईयर में मेरी फिक्स कॉस्ट अंदाजन कितनी हो सकती है, 2,45,000 हो सकती है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, सबसे पहले आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए सुमित रस्तों की क्लासेस की बुक से, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर नेक्स्ट ईयर्स बजटेड सेल्स एंड कॉस्ट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय बी लिमिटेड। हाँ जी, सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 12 रुपये, तो ये तो हमारे पास होगी सर्टेन वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी बेटे? सर्टेन वैल्यू। सिंगल वैल्यू दे रखी है, एक ही दे रखी है। लेकिन मैंने क्या देखा, सेल डिमांड मतलब जो क्वांटिटी है, जो हमारे पास क्वांटिटी है वो 3200 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। तो ये जो सेल क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेन। ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपये भी हो सकती है, 6 रुपये भी हो सकती है, 7 रुपये भी हो सकती है। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, अनसर्टेन है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो आपको 20,000 दे रखी है, तो ये आपके पास है सर्टेन। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें सर्टेन हैं और दो चीज़ें आपके पास क्या है, अनसर्टेन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या निकाल के बताना है, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे पहला पॉइंट पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स वैल्यू बतानी है आपको। अब सेल्स वैल्यू निकालने के लिए आपको तो पता ही आपका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। अब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो मुझे 12 रुपये दे रखी है, लेकिन क्वांटिटी तो मुझे 3200 भी दे रखी है, 4,000 भी दे रखी है, 5,000 भी दे रखी है। तो क्या मैं 3200, 4,000, 5,000 को सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? क्वांटिटी तो एक ही होगी ना, एक साल में 3 थोड़ी हो सकती है सर। क्वांटिटी तो एक ही होगी ना, बच्चे के मार्क्स तो एक ही बार आएंगे, 3 4 बार, 5 6 बार थोड़ी मार्क्स आएंगे सर। 50 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं सर। आएगा तो एक ही मार्क्स ना, सारे नंबर थोड़ी आ जाएंगे, 50 भी, 60 भी, 70, 80, 90। ठीक उसी तरीके से क्वांटिटी भी यहाँ पर एक ही तो होगी, या तो 3,200 या 4,000 या 5,000, बट हमें नहीं पता ना कौन सी है। तो हमने क्या देखा, 3200 की संभावना 50% है, 4,000 की संभावना प्रोबेबिलिटी 30% है, 5,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा जहां पर आप एक्सपेक्टेड सेल्स क्वांटिटी निकालोगे, और एक्सपेक्टेड सेल क्वांटिटी निकालते जैसे ही आप उसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू आ जाएगी, मतलब सॉल्यूशन बना जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ पे निकालना है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट भी 5 रुपये दे रखी है, 6 रुपये दे रखी है, 7 रुपये दे रखी है। तो इसको ना वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्वांटिटी को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी एक्सपेक्टेड निकाल चुके होंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी एक्सपेक्टेड निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। साथ में क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं भाई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल पहले पार्ट में आ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी आ चुकी है, दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। सर नेक्स्ट पॉइंट भी बता दो, प्रॉफिट लॉस बताना है। अब यदि कंट्रीब्यूशन आपके पास आ चुका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास में, और उसमें से यदि मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो भाई मेरे पास प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी। डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, डिफरेंस नेगेटिव है तो मेरे पास आंसर होगा लॉस का। सर इसको करके कैसे दिखाना है एग्जाम में, क्या आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए भाई सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था भाई वर्किंग नोट बनाइए, एक एक्सपेक्टेड क्वांटिटी का और एक एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। तो यूनिट्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3,200, 4,000, 5,000। उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 50%, 30%, 20%। ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से लिखी है, देख के, क्वेश्चन से देख के लिखी है। कुछ तो भैया कॉपी पेस्ट भी करना पड़ता है, क्वेश्चन से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ली, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3200 का 50%, 1,600, 4,000 का 30%, 1,200, 5,000 का 20%, 1,000, सबको प्लस किया तो हमारी एक्सपेक्टेड सेल क्वांटिटी आ गई कितनी, 3,800। मतलब हमें लगता है कि हमारी 3,800 यूनिट बिक जाएगी। ठीक है ना। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 5 का 30%, 6 का 50%, 7 का 20% किया, हमारे पास आया 1.50, 3 एंड 1.4, सबका सम आया 5.9। अब सॉल्यूशन में पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था भाई एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू बताइए। उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या करना, मल्टीप्लाई। क्वांटिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी क्वांटिटी आपने निकाली है, 3,800। 3,800 क्वांटिटी है, सेलिंग प्राइस आपके पास है 12 रुपये। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आया, 45,600। तो इस तरीके से सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। 45,600 आपके पास आ गई सेल वैल्यू। सेकंड पार्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेक्टेड पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो वो तो हम निकाल ही चुके हैं, 5 रुपये 90 पैसे। सर वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ में कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी जो कि अभी हमें 38,000 सॉरी हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, जहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास है 3800 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 5.9। दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने और आपके पास में आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट 22,420। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। तो आगे चलते हैं। मतलब क्वांटिटी को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़। अब आपसे सेकंड पार्ट में सेकंड पॉइंट पूछ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन बताइए। तो आपके पास में सेल वैल्यू कितनी है 45,600। 45,600 में से हमने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट 22,420, तो आपके पास में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 23,180। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बताइए फटाफट से, आराम से नोट कीजिए, या आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और आराम से इसे नोट करें। आपको सिर्फ समझना है, क्या समझना है कि इस चैप्टर के अंदर जब हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग खराब होने की ज़रूरत नहीं है। बिना बात के कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूँ, किस बात की टेंशन। चलो आगे, ठीक है भाई। अब सर तीसरे पॉइंट में आपसे पूछा था प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जो 23,180 रुपये आपने अभी निकाला था, उसमें से फिक्स कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20,000, उसे माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3180। तो सर अभी तक हमने कोई डिसीजन मेकिंग का तो कोई क्वेश्चन किया नहीं है, वो भी करेंगे भाई, चिंता क्यों करते हो। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जहाँ पर हमें सिंगल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और वो ना दे रखी है और वहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, तो सिंगल वैल्यू निकालने के लिए जो भी वैल्यू हमें दे रखी है बहुत सारी, उनकी उनकी प्रोबेबिलिटी से, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और एक सिंगल वैल्यू ढूंढ लो। अभी तक का काम मैंने सिर्फ आपके लिए इतना ही किया है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलें आगे, बताओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर आपने जो अभी जो बुक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सुमित एसओ की क्लासेस की तरफ से, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, उसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी थी, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, और लास्ट पॉइंट था प्रॉफिट। कैसे निकालने हैं सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलें आगे भाई, बोलो भाई, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप जो अभी पूछ रहे थे सर डिसीजन मेकिंग में हम प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ करते हैं, उसका कोई क्वेश्चन कराइए, तो आपके सारे सपने आज की क्लास में पूरे होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी हैज़ ए चॉइस अमंग 3 प्रोडक्ट्स ABC फॉर विच द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल। मतलब आपका 3 प्रोडक्ट है ABC और इन तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। तो कौन सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमने क्या देखा, नॉर्मली तो हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाए। तो हमने क्या देखा, हमारा जो प्रोडक्ट ए है वो एक्स मार्केट में भी बिक सकता है, वाई मार्केट में भी बिक सकता है, जेड मार्केट में भी बिक सकता है। एक्स मार्केट में बेचते हैं तो यहाँ पे लिखा है रुपीज़ इन थाउजेंड। रुपीज़ इन थाउजेंड का मतलब 380,000, मतलब 3,80,000। मतलब हमें ए प्रोडक्ट यदि एक्स मार्केट में बेचे तो 3,80,000 का प्रॉफिट हो सकता है, बी मार्केट में 1,00,000 का प्रॉफिट हो सकता है और जेड मार्केट में हमें 30,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो क्या ये तीनों प्रॉफिट एक साथ हो जाएंगे? नहीं, उसके हमें एक्स मार्केट की प्रोबेबिलिटी कितनी दर की है 60%, वाई की कितनी दर की है 20%, जेड मार्केट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है एक्स मार्केट की वो है 60%, ये आपके पास है 20% और ये आपके पास में है 20%, तीनों का सम कितना 100%। इसका ना ए प्रोडक्ट से मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा टोटल, वो मुझे पता लगाना है। तो 3,80,000 हो सकता है बट इसके चांसेस कितने 60%, तो 60 से मल्टीप्लाई करो 60% से। 1,00,000 का प्रॉफिट हो सकता है, इसके चांसेस है 20%, 20% से मल्टीप्लाई करो। 30,000 का प्रॉफिट हो सकता है, उसके चांसेस है 20%, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि मैं जानना चाहूँ कि मुझे ए प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ए प्रोडक्ट बेचने पर मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो 3,80,000 का 60%, 1,00,000 का 20% और 30,000 का 20%। ठीक है ना। ऐसी बी का निकालूंगा और ऐसे किसका निकालूंगा, सी का, सबका आंसर निकालूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे हर प्रोडक्ट के, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब जिस प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट कंपनी क्या कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी। तो आपसे क्या पूछा है, विच प्रोडक्ट शुड बी अंडरटेकन बाय द कंपनी, मतलब इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट कंपनी को बेचना चाहिए। तो कंपनी को वो प्रोडक्ट बेचना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा उनको क्या मिले, फ़ायदा मिले। बेचने तो तीनों ही चाहिए
लेकिन यदि तीनों में से किसी एक को बेचने की कंडीशन आए तो आपको कौन सा बेचना चाहिए, जिस प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिले। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे। तो यहाँ पे सर प्रेजेंटेशन कैसे देंगे हम एग्जाम में, तो सब कुछ बताएंगे ना भाई, जा थोड़ी रहे कहीं आपके साथ में ही हैं हम। देखो भाई, तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपके सामने क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट रुपीज इन 1000। सर आपने यहाँ पे सब जगह 3-3 जीरो क्यों नहीं लगा दिए? या 3-3 जीरो लगाकर मुझे कोई फालतू में नंबर थोड़ी मिल रहे हैं जो मैं आपका भी समय और अपना भी समय खराब करूँ, एग्जामिनर का भी समय खराब करूँ। मैंने ऊपर लिख दिया रुपीज इन 1000, एक बार काम खत्म। बेकार में इतनी बार जीरो लिख के अपना टाइम वेस्ट करूँ, कैलकुलेशन को बढ़ाऊँ, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्ट जो ए है उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा, 3,80,000। तो मैंने 380 लिखा क्योंकि रुपीज इन 1000 मैंने साइड में लिख दिया। 100 और 30 जैसा क्वेश्चन में दे रखा था उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को एक्स मार्केट से ए प्रोडक्ट पे 228, वाई से 20 और जेड मार्केट से 6 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब टोटल प्रॉफिट मैं ए प्रोडक्ट का कमा सकता हूँ। तो ए का 254, बी का 280 और सी का 276 प्रॉफिट है। अब आप बताइए मुझे तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, तो मैं कौन से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करूंगा? तो डेफिनेटली बेटा मैं उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगा जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, उनके 3 बच्चे हैं एक्स वाई जेड। एक्स कमा रहा है 10,000 रुपये महीना, वाई कमा रहा है 5 लाख रुपये महीना और जेड कमा रहा है 30,000 रुपये महीना। तो सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है? 5 लाख। तो घर में सबसे ज़्यादा कदर किसकी होगी? उस पर्सन की होगी जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देगा। ठीक है ना? तभी तो भैया सारे सपने आपके पूरे होंगे। आपको वर्ल्ड टूर करना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, पैसा होना चाहिए। अदरवाइज इधर उधर देखते रहोगे और परेशान होते रहोगे, यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। तो कदर उस बच्चे की होगी इन तीनों में जिसकी आमदनी सबसे ज़्यादा है। ठीक उसी तरीके से कंपनी की नज़र में वो प्रोडक्ट सबसे बेटर होगा, बढ़िया होगा, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा। तो हमने देखा प्रोडक्ट जो बी है वो हमें 2,80,000 रुपये कमा के दे रहा है, जबकि ए हमें 2,54,000 और सी हमें 2,76,000। तो हाईएस्ट प्रॉफिट हमें कौन सा प्रोडक्ट कमा के दे सकता है? प्रोडक्ट बी। तो आपका आंसर क्या होगा? सिंस हाईएस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज रुपीज 2,80,000, हेंस प्रोडक्ट बी शुड बी अंडरटेकन बाय द कंपनी। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलो भाई जल्दी से। हाँ जी, समझ में आ रहा भाई सबको? हाँ जी, चैप्टर बहुत सिंपल है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में आपको चैप्टर को समझना है। ठीक है ना? तो आपने सोचा और भी नहीं होगा कि यार डिसीजन मेकिंग में प्रोबेबिलिटी इतने आसानी से सर बता देंगे हमारे को। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिसीजन मेकिंग भी हो गया, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, और साथ में प्रोबेबिलिटी भी यूज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का एक सिंगल प्रॉफिट मुझे नहीं दे रखा था, एक से ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना मुझे दे रखी थी, जहाँ पर मैंने सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली प्रोबेबिलिटी का यूज करके, देन मैंने कंपैरिजन किया और फिर मैंने सिलेक्शन किया। तो कंपैरिजन का मतलब डिसीजन मेकिंग, और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल रहा हूँ डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हो गया ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। चलो भाई आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग डिमांड लेवल फॉर इट्स प्रोडक्ट, सेल्स वॉल्यूम यूनिट्स में 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000। साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। सेलिंग प्राइस आपके पास है 6 रुपये पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 3.5 रुपये। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हमें क्वेश्चन में 3 रुपये 50 पैसे दे रखी है उसे माइनस करना चाहिए, और फटाफट से क्या निकालना चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि आपके पास है 2 रुपये 50 पैसे। साथ में हमें क्वेश्चन में दे रखी है फिक्स कॉस्ट 34,000। आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इस बार क्वेश्चन में ध्यान से समझें, प्रॉफिट नहीं पूछ रहे, सेल्स नहीं पूछ रहे, कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहे, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, द कंपनी विल ब्रेक इवन इन द पीरियड। मतलब आपको पहले ब्रेक इवन निकालना है और उस ब्रेक इवन के होने की संभावना कितनी है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कंपनी को यदि अपने ब्रेक इवन को टच करना है तो उसकी संभावना कितनी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपको यहाँ पर क्वांटिटी की फॉर्म में बतानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी जो दे रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 10%, 15%, 25%, 30% और 20%। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बीईपी सेल्स निकालनी पड़ेगी। अब बीईपी सेल्स कैसे निकालते हैं भाई, यदि आपसे बीईपी सेल्स पूछा जाए यूनिट्स में तो आप क्या कहोगे सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, आपने निकाला 2 रुपये 50 पैसे। तो 34,000 को जब आपने 2.50 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 13,600। इसका मतलब 13,600 यूनिट वो यूनिट है जिन्हें बेचकर हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आपकी मिनिमम जो सेल्स है वो 13,600 होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए 13,600 यूनिट
आपकी क्या 10,000 में कवर हो जाएगी? हाँ जी। क्या 10,000 यूनिट बेचने पे 13,600 यूनिट पूरी हो जाएगी? नहीं। क्या 12,000 यूनिट बेचने पर आपकी 13,600 यूनिट की बीपी सेल्स पूरी हो जाएगी? नहीं सर। 14,000 यूनिट बेचें तो हम 13,600 बेचकर नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन को पूरा कर लेंगे, और जो बाकी की 400 यूनिट होगी उस पर हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट, जो कि हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसका मतलब 14,000 यूनिट यदि हम बेचें तो हम अपने बीपी सेल को अचीव कर लेंगे। इसका मतलब 14,000 यूनिट पर हम बीपी सेल को अचीव कर सकते हैं, इसकी संभावना है। 16,000 यदि मैं यूनिट बेचूंगा और मेरी बीपी सेल 13,600 है, तो यहाँ पर भी मैं अपने बीपी को टच कर सकता हूँ, 18,000 पे भी कर सकता हूँ। इसका मतलब 14,000 पे बीपी सेल की संभावना कितनी है? 25% पूरी होने की। यहाँ पे 30% की, और यहाँ पे कितनी है? 20% की। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आपकी बीपी सेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 25% प्लस 30% प्लस 20%, क्योंकि ये तीनों वो क्वांटिटी है जहां पर मैं आसानी से अपने बीपी सेल को क्या कर सकता हूं? पूरा कर सकता हूं। तो बीपी सेल्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल, वो मुझे इस क्वेश्चन में बतानी है। तो देखो आंसर कैसे बताना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक इवन फॉर द पीरियड। आपको ब्रेक इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बीपी सेल। बीपी सेल मैं ऑलरेडी आपके लिए निकाल चुका था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके पास आया था 13,600। अब 13,600 मेरी किस क्वांटिटी को पूरा करती है? तो मैंने देखा 14,000 में पूरा हो जाता है, 16,000 में पूरा हो जाता है, 18,000 में। 14,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। 16,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%। 18,000 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%। तो इसका मतलब यदि मैं 14,000 यूनिट बेचूंगा तो 13,600 पूरा हो जाएगा, 16,000 पे भी और 18 पे। तो आप इसको ऐसे समझें, द प्रोबेबिलिटी दैट सेल्स विल इक्वल और एक्सीड 13,600 यूनिट is the probability that sales will be 14,000, 16,000 and 80,000, which is 25%, 30% and 20%, मतलब कि 75%। तो 75% चांसेस हैं कि आप अपने ब्रेक इवन को क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे, यदि आपकी सेल 14,000, 16,000 या 18,000 होती है। यदि आपकी सेल 10,000 होती है या 12,000 होती है, तो फिर आप अपने बीपी को टच नहीं कर पाएंगे। आप इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं यार। यदि सर मेरी एक्चुअल सेल 10,000 है, मान लो सर यदि मेरी एक्चुअल सेल 10,000 हो, तो क्या मैं ब्रेक इवन को टच कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल सेल बीपी सेल से कम है, तो आपको लॉस होगा। सर यदि मेरी एक्चुअल सेल 12,000 होगी, तो क्या मैं बीपी सेल को पूरा कर पाऊंगा? सर नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब बीपी सेल ना पूरा होने के 10% प्लस 15%, 25% चांस है। 25% वो चांस है जहां पर मैं यदि 10,000 या 12,000 यूनिट बेचूं तो मैं अपनी बीपी सेल को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो बीपी सेल ना पूरा होने के कितने चांस है? यदि ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 25%। लेकिन यदि बीपी सेल पूरा हो जाए, उसके चांसेस आपसे पूछे कितना होगा, तो आप कहोगे सर 14,000, 16,000, 18,000 यूनिट बेचने पर आसानी से मैं 13,600 यूनिट बेच पाऊंगा। मतलब 13,600 यूनिट बिकने की संभावना 16,000 में भी है, 18,000 में भी है, 14,000 में भी है। यार इतनी इतनी यूनिट बेचकर तो मैं आराम से अपनी बीपी सेल क्या कर लूंगा? पूरा कर लूंगा। इसका मतलब बीपी सेल पूरे होने के चांसेस कितने हैं? 75% चांसेस है। ना पूरा होने के कितने चांस है? 25% है। यदि 75% बच्चे पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? बचे हुए ना। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। होने के चांसेस कितने हैं बीपी सेल के? 75%। ना होने के यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो 25%। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं? द कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 10,000। एटलीस्ट का मतलब मैं मिनिमम 10,000 प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। और प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई। डिजायर सेल्स निकालनी पड़ेगी। तो डिजायर सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिजायर्ड सेल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यदि मैं मिनिमम 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मुझे कितनी यूनिट कम से कम बेचनी पड़ेगी? 34,000 फिक्स कॉस्ट, 10,000 का प्रॉफिट डिवाइड बाई 2.5, मेरे पास आ जाएगा 17,600। इसका मतलब मुझे 17,600 यूनिट कम से कम बेचनी पड़ेगी। हाँ जी, कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? 17,600। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। 17,600 यूनिट यदि मैं बेच पाऊँगा तो मैं 10,000 का प्रॉफिट कमा पाऊँगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। इसका मतलब यदि मैं 10,000 यूनिट बेचूंगा, यदि मैं 10,000 यूनिट बेचूंगा तो फिर मैं 10,000 का प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे मिनिमम सेल कितनी करनी पड़ेगी? 17,600। तो क्या यहाँ पर 17,600 यूनिट मैं बेच पाऊंगा 10,000 यदि बेचता हूँ तो?
यदि मेरी एक्चुअल सेल 10,000 यूनिट होती है तो क्या मैं 17,600 यूनिट बेच पाऊंगा? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। सर यहाँ पे तो है, यहाँ तो 18,000 यूनिट आप बेचेंगे तो आराम से 17,600 बिक जाएगी। 17,600 बिक जाएगी तो सर हम तो यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट आराम से कमा लेंगे। बल्कि 17,600 की जगह 17,700, 17,800, 17,900, 18,000 यूनिट तक सर हम बेच सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट 10,000 तो आराम से मिल ही जाएगा, बल्कि 10,000 से ज़्यादा भी हम कमा सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई मेरे को बात? बालक आपको समझ में आई मैं क्या समझाना चाहता हूँ? 17,600 यूनिट यदि मैं बेचता हूँ तो मैं आराम से 10,000 का प्रॉफिट कमा लूंगा। यदि मुझे और प्रॉफिट कमाना है तो मैं 10,700 भी बेच सकता हूँ, 800 भी, 900 भी और पूरे 18,000 भी बेच सकता हूँ। इसका मतलब केवल ये वो कंडीशन है, वो क्वांटिटी है जो मैं 10,000 का जो सपना देख रहा हूँ प्रॉफिट कमाने का वो पूरा करता है। इसका मतलब 20% चांसेस हैं, 20% चांसेस हैं कि मैं 10,000 का प्रॉफिट कमा लूंगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट रुपीज 10,000 एटलीस्ट। तो उसके लिए मुझे डिजायर सेल्स निकालना पड़ेगा। डिजायर सेल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और आपके पास क्वांटिटी आई थी 17,600 और 17,600 वो क्वांटिटी है जो केवल 18,000 के अंदर कवर होती है, उससे पहले बाकी किसी में नहीं होती। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाने की वो कितनी है? आपकी 20% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी ₹10 एंड सेलिंग प्राइस ₹15 एंड बजटेड सेल्स क्वांटिटी 20,000 यूनिट्स। एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट आर एज फॉलोज। फिक्स कॉस्ट आपके पास में एस्टिमेटेड है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 10%, 30%, 30%, 20%, 10% रिस्पेक्टिवली। What is the probability that the company will equal or exceed its target profit of ₹25,000 for the year? मतलब आपको इस क्वेश्चन में बताना है क्या, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि आपका प्रॉफिट टारगेट वाला 25,000 या उससे ज़्यादा हो। मतलब मिनिमम टारगेट प्रॉफिट 25,000 हो तो उसके लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि 25,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट कमाने के लिए मैक्सिमम आप कितनी फिक्स कॉस्ट बियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट टू बी incurred to earn target profit of ₹25,000। और सबसे पहले आपको यहाँ पे 25,000 रुपये का टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए मैक्सिमम कितनी फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वो ढूंढना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस टारगेट प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं सबको पता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा इनटू क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है माइनस टारगेट प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास है 15, वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास में 10, कंट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगा ₹5, क्वांटिटी आपके पास है 20,000 यूनिट और टारगेट प्रॉफिट आपके पास है 25,000 रुपये। इसका मतलब यदि मैं 5 रुपये को 20,000 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1,00,000 रुपये आएगा और उसमें से 25,000 माइनस करने पर मेरी मैक्सिमम फिक्स कॉस्ट 75,000 होगी। इसका मतलब मैं 75,000 से ज़्यादा की फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं कर सकता यदि मैं मिनिमम 25,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो यदि मैं प्रॉफिट 25,000 कमाना चाहता हूँ तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 75,000। 25,000 से ज़्यादा कमाना चाहता हूँ तो मुझे अपनी फिक्स कॉस्ट को 75,000 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसका मतलब यदि मैं अपना प्रॉफिट 25,000 या उससे ज़्यादा चाहता हूँ तो मुझे एक ऐसी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट की जो 75,000 या उससे क्या हो, कम हो। बात समझ में आ रहा है? मतलब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, 25,000 या उससे ज़्यादा लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट है क्योंकि सेलिंग प्राइस 15 रुपये रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये रहेगी, क्वांटिटी आपकी 20,000 रहेगी। यदि ये 3 फैक्टर आपके कांस्टेंट हैं और मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूँ, 25,000 की जगह 26,000, 27,000, 28,000 करना चाहता हूँ,
तो उस केस में मुझे कहीं ना कहीं अपनी फिक्स कॉस्ट को 75,000 से कम करना पड़ेगा। 75 की जगह 74 करना पड़ेगा, 73 करना पड़ेगा, 70 करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाऊंगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसकी मदद से और किसके लिए? निकालना प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मदद किसकी लेनी पड़ेगी? फिक्स कॉस्ट की। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इतना सबने नोट कर लिया? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, एक नोट लिखवाता हूँ आपको मैं। हाँ जी, इस नोट में आप क्या लिखेंगे? आप सब लोग जानते हैं, हायर प्रॉफिट मीन्स लोअर फिक्स कॉस्ट if other factors are constant। सर ये अदर फैक्टर्स का मतलब क्या? अदर फैक्टर्स में बेटे आपके पास में आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और आपके पास आ जाएगा क्वांटिटी सोल्ड। यदि सेलिंग प्राइस आप 15 रुपये रखें, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये रखें और क्वांटिटी आप 20,000 यूनिट रखें और आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने फिक्स कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मतलब यदि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट को आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब आगे देखिए, सो प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी will equal or exceed its target profit of ₹25,000। और हमें एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंपनी के लिए जहाँ पे हमारा टारगेट प्रॉफिट 25,000 हो या उससे ज़्यादा हो, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हम एक ऐसी प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं जहाँ हमारी फिक्स कॉस्ट 75,000 हो या उससे कम हो, क्योंकि 75,000 पे प्रॉफिट 25,000 है, 75 से कम पे हमारा प्रॉफिट 25,000 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप इसे कह सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी दैट फिक्स कॉस्ट will be ₹75,000 और लेस इज। अब इसको समझो कैसे करना है। आप देखिए, आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? कंट्रीब्यूशन आपके पास में कांस्टेंट है, चाहे फिक्स कॉस्ट का अमाउंट 50,000 हो, चाहे 60,000 हो, चाहे 70,000 हो, चाहे आपके पास में 80,000 हो या फिर 90,000 हो। ठीक है ना। अब कंट्रीब्यूशन में से यदि मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास में प्रॉफिट कितना आ जाएगा? यदि मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो पहले केस में मेरा प्रॉफिट 50,000 आएगा, दूसरे केस में कितना आ सकता है? 40,000, तीसरे केस में कितना आएगा? 30,000, फिर कितना आएगा यहाँ पे? 20,000, और यहाँ पे कितना आपका? 10,000। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए जहाँ आपका जो प्रॉफिट है वो 25,000 या उससे ज़्यादा हो। तो मैंने देखा यहाँ मेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 है, मतलब 25,000 से कम है। यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना है? 10,000, ये भी 25,000 से कम है। यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना है? 25,000 भी हो सकता है, 25 से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 30 भी है। यहाँ पे 40 है और यहाँ पे कितना है? 50। इसका मतलब ये तीन ऐसे केसेस हैं, ये तीन ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो 25,000 या उससे ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब 30,000, 40,000, 50,000 मेरा प्रॉफिट हो सकता है यदि मेरी फिक्स कॉस्ट 70,000 हो, 60,000 हो या फिर कितनी हो? 50,000। इसका मतलब 30%, 30%, 10%, तीनों की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 30%, 30%, 10%, मतलब कि 70%। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो आंसर होगा वो 70% होगा। देखिए, इज प्रोबेबिलिटी जहाँ पे फिक्स कॉस्ट 50,000 है, प्रोबेबिलिटी फिक्स कॉस्ट जहाँ पे हमारी 60,000 है, प्रोबेबिलिटी जहाँ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 70,000। ठीक है ना। तो ऐसे में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10%। 10% को आप देख सकते हैं 0.10, यहाँ आपके पास है 0.30, यहाँ आपके पास है 0.30। आप इन सब का यदि सम करते हैं तो आपके पास आता है 0.70, और आप इसे लिख सकते हैं 70%। इसका मतलब 70% आपकी प्रोबेबिलिटी है
जहाँ पर आप अपना प्रॉफिट 25,000 या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए जहाँ पे आपका मतलब कंपनी 25,000 उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो हमने क्या देखा, हमने देखा क्वेश्चन में कि यदि मैं 30,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट 70,000 होगी, 40,000 कमाता हूँ तो फिक्स कॉस्ट 60,000 होगी, 50,000 कमाता हूँ तो 50,000 मेरी फिक्स कॉस्ट होगी। बट मेरा तो टारगेट प्रॉफिट 25,000 या उससे ज़्यादा का है। तो 25,000 या उससे ज़्यादा का सपना मेरा कब पूरा हो सकता है, जब मेरी फिक्स कॉस्ट 70,000 हो, 60,000 हो या 50,000 हो, मतलब 75,000 या उससे कम हो तो मेरे प्रॉफिट के सपने को मैं साकार कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। ये मतलब हुआ आपका। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछे थे, 25,000 या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसका आंसर निकालने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी वहाँ पर होगी जहाँ हमारी फिक्स कॉस्ट 75,000 या उससे कम होगी। तो 75,000 या उससे कम कहाँ पे आएगी, 70, 60 और 50 पे आएगी। क्योंकि यहाँ तो हमारी फिक्स कॉस्ट 80,000 होती है, जो कि 75,000 से ज़्यादा है, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट 25,000 से बढ़ने की जगह 25,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 20,000 तक चला जाएगा। इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% है, मतलब 70% चांसेस हैं कि हम अपना प्रॉफिट 25,000 या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, सोवन लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रिपेयर्ड बजट फॉर 2025। आपके पास में सेलिंग प्राइस दे रखी है 200 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 120 रुपये, फिक्स कॉस्ट है 20 लाख रुपये। क्वांटिटी आपके पास में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 अलग अलग दे रखी है। इसका मतलब पहले तीन तो आपके, ये तो पहले 3 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, ये सर्टेन है, सर्टेन फैक्टर्स हैं। जहाँ हमारी क्वांटिटी अलग अलग होगी वहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो क्वांटिटी है वो अनसर्टेन फैक्टर है, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्लास में। अब आगे चलते हैं। देखिए, तो 15,000 की प्रोबेबिलिटी 10% है, 20,000 की 10% है, 25,000 की 10% है, 30,000 की 20% है, 35,000 की 30% है, 40,000 की 10% है, 45,000 की 10% है। आपसे पहला पॉइंट क्या पूछे है, ब्रेक इवन क्वांटिटी बताइए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर 1 मुझे क्या बताना है, बीईपी सेल्स यूनिट्स में बताना है। और बीईपी सेल यूनिट्स में निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस दे रखी है 200 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 120, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 80 रुपये। इसका ना यदि मेरी फिक्स कॉस्ट 20 लाख रुपये है और 20 लाख को यदि मैं 80 से डिवाइड करूँ तो देखो कितना आता है, 20 लाख डिवाइडेड बाई 80 मैंने किया तो अपने पास 25,000 यूनिट आ जाएगा। इसका ना 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स मेरी बीईपी सेल्स मेरे पास में आ जाएगा। पहला आंसर 80 रुपये सबको समझ में आ गया होगा। 200 रुपये की सेलिंग प्राइस में से हमने 120 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछे हैं, हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 6 लाख और लॉस 5 लाख। मतलब वो सेल क्वांटिटी बताइए जहाँ पर हमारा प्रॉफिट 6 लाख हो या हमें लॉस 5 लाख रुपये का, मतलब डिज़ायर सेल्स निकालनी है आपको। तो पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2 में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हमें डिज़ायर्ड सेल्स निकालना है। अब डिज़ायर्ड सेल्स जो हमें निकालना है उसको निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं सर फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो पहले केस में हमें प्रॉफिट की बात करनी है। हाँ जी, डिज़ायर प्रॉफिट हमारे पास कितना है 6 लाख रुपये। तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होगा, डिज़ायर सेल्स यूनिट्स में निकालने के लिए हमारी फिक्स कॉस्ट तो 20 लाख रुपये, प्रॉफिट हमारे पास है 6 लाख रुपीज़ और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास है 80 रुपये। मतलब 26 लाख को 26 लाख को डिवाइड कर दो 80 से तो आपके पास में आ जाएगा 32,500 यूनिट्स। मतलब यदि मैं 32,500 यूनिट बेचूंगा तो मैं 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लूँगा। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें। तो यदि मैं 32,500 यूनिट बेचूंगा तो मैं 6 लाख का प्रॉफिट कमा लूँगा। दूसरे केस में आपसे पूछ रहे हैं वो क्वांटिटी बताइए जहाँ पे आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो। तो फॉर्मूले में आपको क्या करना है, डिज़ायर प्रॉफिट प्लस करने की जगह
आपको अब क्या करना पड़ेगा, लॉस का केस है तो माइनस करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये रहेगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो अब बी पार्ट में आप क्या करेंगे, हाँ जी, बी पार्ट में डिजायर लॉस कितना आपके पास में, 5 लाख रुपए का। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई आपका, सॉल्यूशन बनेगा डिजायर सेल्स इक्वल टू, प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लॉस होगा तो माइनस करने, तो डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपके पास में 80। देखो आंसर कितना आता है, बताओ भाई, 15 लाख डिवाइडेड बाई 80 आपने किया, 18,750 यूनिट, 18,750 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2 आंसर आ गए आपके सेकंड पार्ट में। 6 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 32,500 यूनिट बेचनी पड़ेगी, और यदि 5 लाख रुपए का लॉस आपको होता है तो उस केस में आपकी जो क्वांटिटी सेल होगी वो होगी 18,750 यूनिट। ये तो सिंपल पॉइंट है सर, हमने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में पढ़ रखे थे। ये बताओ फाइनल लेवल का पॉइंट आप क्या बताने वाले हो, यहाँ हम कोई टाइम थोड़ी पास करने आए, फाइनल लेवल का बताइए हमें क्या बताने वाले हो। अब फाइनल लेवल पे आ जाते हैं। बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी कैन ब्रेक इवन। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि जो सेल फोरकास्ट आपको ऊपर क्वेश्चन में करके दे रखी है उसके यूज़ करके आप हमें बताइए, उसका यूज़ करके आप हमें बताइए कि कंपनी का ब्रेक इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने देखा भाई हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स है, बीपी सेल्स है, वो कितनी है 25,000। तो 25,000 यूनिट क्या 15,000 में पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्या 20,000 में पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। 25,000 में 25,000 पूरी हो जाएगी, 30,000 में 25,000 पूरी हो जाएगी। 35,000 यूनिट यदि मैं बेचूंगा तो भी मेरी बीपी सेल कवर हो जाएगी। 40,000 यूनिट बेचूंगा तो भी बीपी सेल पूरी हो जाएगी। 45,000 यूनिट बेचूंगा तो भी बीपी सेल पूरी हो जाएगी। इसका ना किस किस क्वांटिटी पर मेरी बीपी सेल पूरी हो सकती है, जिस जिस क्वांटिटी पर मेरी बीपी सेल पूरी हो सकती है वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो भाई फटाफट से। ये पॉइंट मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था, याद होगा आपको, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन सबको प्लस करना है। इन्हीं को क्यों प्लस करना है, पहले दो को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वो क्वांटिटी है जहां पे हमारी बीपी सेल कवर नहीं हो रही थी। तो यदि आपसे पूछे वो प्रोबेबिलिटी बताइए जहां पे ब्रेक इवन कवर हो जाएगा, तो वो आपके पास है 0.10 प्लस 0.20 प्लस 0.30 प्लस 0.10 प्लस 0.10। इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिख के आएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जी बीपी सेल हमारी कितनी है 25,000 यूनिट, और इस 25,000 यूनिट को अचीव करने के लिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो बीपी सेल 25,000 यूनिट है, वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स क्वांटिटी इक्वल और ग्रेटर देन 25,000 यूनिट्स, दैट इज बीपी सेल। कितना कितना आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.10, 0.20, 0.30, 0.10, 0.10। आपके पास कितना आ जाएगा इन सबका सम 0.80, मतलब कि 80%। तो 80% चांसेस हैं कि आप ब्रेक इवन को कवर कर लेंगे, और 20% चांसेस हैं कि आप ब्रेक इवन को कवर नहीं कर पाएंगे। यदि आपसे एग्जाम में पूछते हैं कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप ब्रेक इवन को कवर कर पाएंगे, दैट इज 80%। और यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और वहां पूछे वो प्रोबेबिलिटी बताए जहां पे ब्रेक इवन कवर नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। बात समझ में आ गई आपको, पहले भी मैंने बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब पॉइंट नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, एनालाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सेल्स वॉल्यूम इन्वॉल्व इन पार्ट नंबर 2। जैसे मैंने ब्रेक इवन के लिए काम किया है, अब मुझे काम करना है पार्ट नंबर 2 में। यदि मैं 6 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे 32,500 यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो अब आप बताइए 32,500 यूनिट कहाँ कहाँ हो सकती हैं, 32,500 यूनिट कहाँ कहाँ हो सकती हैं। हाँ जी, 6 लाख का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 6 लाख या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो कम से कम आपको यहाँ पे 32,500 इसमें कवर होती है, नहीं 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 इन तीनों में कवर होती है। तो 32,500 इन तीनों में कवर होती है। तो आपकी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 30%, 10%, 10%, मतलब कि 50%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 50%। बात समझ में आ रहा है, मतलब आप क्वेश्चन में ही अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। यदि ब्रेक इवन की बात करता है तो ब्रेक इवन आपके पास कितना था 25,000 यूनिट। तो 25,000 यूनिट इन दोनों में नहीं आता, बाकी सब में आता है।
तो आपका आंसर कितना आ गया था 80%। यदि बात करता है डिज़ायर सेल्स की, और डिज़ायर सेल आपके पास कितना है, डिज़ायर सेल आपके पास कितना है 32,500, तो 32,500 इन 4 में नहीं आता, इन 3 में आता है, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी आपने जोड़ दी, आपका आंसर कितना आ जाएगा 50%। आपका डिज़ायर सेल्स क्या है, आपका डिज़ायर सेल्स है 18,750, जहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का क्या हो, लॉस हो, प्रॉफिट ना हो बल्कि क्या हो, लॉस हो। तो इसका मतलब हमें लॉस की बात करनी है, तो लॉस केस में देखते हैं 18,750, 18,750 केवल किस में कवर करता है, हाँ जी 20,000 से कम पे रखना है, मतलब 18,750 हमारी डिज़ायर सेल्स है, तो ये इससे कम होगी तो लॉस होगा। यदि 18,750 से हमारी ज़्यादा सेल हो जाएगी, ध्यान से समझो, पहले 2 केस पे तो सिंपल थे, तीसरे पॉइंट में बच्चे गलती कर देते हैं। 18,750 वो क्वांटिटी है जब है जहाँ हमें 5 लाख का लॉस होगा, मतलब लॉस हमें 5 लाख चाहिए, ठीक है ना, या उससे ज़्यादा लॉस हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 5 लाख से ज़्यादा का यदि हमें लॉस चाहिए तो हमारी क्वांटिटी 18,750 या उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब 20,000 के केस में हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, इन सब केस में नहीं लेना, केवल हमें किस में लेना है, लॉस के केस में उल्टा चलते हैं, प्रॉफिट के केस में आगे चलते हैं, लॉस के केस में पीछे चलते हैं। लॉस के केस में हम क्या लेंगे, 15,000 यूनिट, क्योंकि यदि मैं 20,000 यूनिट बेच दूंगा तो 20,000 यूनिट पे मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 20,000 इंटू मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 80 रुपये, और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 20 लाख, तो मेरे पास जो लॉस है वो 4 लाख हो जाएगा, जबकि मेरे को तो लॉस कितना चाहिए, 5 लाख या उससे ज़्यादा, मतलब मुझे लॉस 5 लाख चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए। यदि लॉस 5 लाख या उससे ज़्यादा चाहिए तो मेरी क्वांटिटी 18,750 या उससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कम के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले वाली क्वांटिटी पे जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10%। कितना होगा भाई, 10%। तो बीपी सेल का 80% हो गया। आपके पास में डिज़ायर सेल्स, यदि मैं 6 लाख का प्रॉफिट या उससे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ तो 50% प्रोबेबिलिटी है, और यदि मैं 5 लाख का लॉस या उससे ज़्यादा लॉस करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ लॉस 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, तो उस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10%। तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट आपको आसानी से समझा चुका हूँ, 80% कैसे आया था वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें लिखा है रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम 32,500, जहाँ पे मेरा जो डिज़ायर प्रॉफिट है वो कितना था, 6 लाख, ठीक है ना। तो यदि मैं डिज़ायर प्रॉफिट 6 लाख या उससे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, 6 लाख और अबव, तो उस केस में मेरे को जो प्रोबेबिलिटी रखनी पड़ेगी वो कितनी रखनी पड़ेगी, 50%। नेक्स्ट केस रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम 18,750, यहाँ पे डिज़ायर लॉस कितना था, 5 लाख। यदि मैं लॉस 5 लाख या उससे ज़्यादा रखना चाहता हूँ अपने बिजनेस में, तो उस केस में मुझे अपनी क्वांटिटी 18,750 या उससे कम रखनी पड़ेगी। अब 18,750 तो कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि 20,000 के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब जो आपका लॉस है वो 5 लाख से कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सिर्फ कितनी आएगी, 10%। और इसको समझने के लिए आपको ये टेबल को समझना पड़ेगा जो मैंने आपके लिए समझाई है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल केस है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जब फाइनल में आओगे तो भैया थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इंटर के मुकाबले आपको। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, सबने समझ लिया। चलिए आगे, अब आज का आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हाजिर हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपने कहा आ जाए सामने, आ गया आपके लिए। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाई लिमिटेड हैज़ इवॉल्व सम डिसीजन मेकिंग टू द ऑपरेटिंग डिवीजन ऑफ द फर्म। यहाँ पे जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है वाई लिमिटेड का, वो इन्वॉल्व है किसमें, हमारी फर्म के डिसीजन मेकिंग में। और वो क्या चाहते हैं कि जो हमारी फर्म की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, आप उसको क्या करो, एश्योर कीजिए। तो उसके लिए हमने क्या देखा, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देख रहे हैं कि हम जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस 14 रुपये 50 पैसे रखना चाहते हैं, और यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस है हमें प्रॉफिट सेम रखना है या उससे ज़्यादा कमाना है, तो सेलिंग प्राइस भी क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो कॉस्ट के बढ़ने की वजह से हम अपनी सेलिंग प्राइस को 14 रुपये 50 पैसे रखना चाहते हैं। क्या ये हमारे ग्रुप के नियम के अकॉर्डिंग प्राइस को बढ़ाना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। जबकि पिछले साल हमने यहाँ पर लास्ट ईयर 75,000 यूनिट बेची थी 12 रुपये के हिसाब से, जिसमें 9 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट थी, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी, और हमारा जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट था वो था 3 रुपये। आगे देखिए, आगे आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फॉर द ईयर द फॉलोइंग कॉस्ट एंड डिमांड एस्टिमेट हैव बीन मेड। आपको यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट बता रखा है, 3 सिचुएशन दे रखी है, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 15%, 65% और 20%। आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपये, 6.5 और 6 रुपये 20 पैसे। इसका ना सबसे पहले जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी अलग अलग दे रखी है, इसका ना ये अनसर्टेन फैक्टर है। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। मतलब वर्किंग नोट नंबर 1 आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ
एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो फटाफट से क्या कर लीजिए। हाँ जी, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, एस्टीमेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी कितनी दे रखी है आपको, आपको दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में 7, हाँ जी 6.5 और 6.2, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.15, 0.65 और 0.20। आपको क्या करना है, एस्टीमेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो 7 को मल्टीप्लाई किया 0.15 से 1.05, 6.5 को मल्टीप्लाई किया 0.65 से तो आपके पास आ जाएगा 4.225, 6.2 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.20 से तो 1.24 और सबको आपने प्लस कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा 6.515। ये आपके पास आ गई एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब जहाँ पर भी आपके पास में सर्टेन वैल्यू ना दे रखी हो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। अब फिक्स कॉस्ट भी आपके पास में अलग अलग है। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। अब आपके पास में जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, वो तो दे नहीं रखी। पिछले साल आपने 75,000 यूनिट बेची थी, 9 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट थी, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट थी। इसको ना 9 रुपये और 6 रुपये का जो डिफरेंस था, 9 रुपये और 6 रुपये का जो डिफरेंस था वो आपके पास में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट था 3 रुपये। इसका ना पिछली बार आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, पिछली बार आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 3 रुपये इंटू 75,000, 75,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2,25,000। अब ये कहते हैं इस बार आपकी फिक्स कॉस्ट पहले केस में 50% बढ़ेगी। इसका मतलब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके पास कितनी आ गई, 2,25,000 इंटू 50%, 2,25,000। सबको समझ में आया कैसे निकाला मैंने। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आपके पास में 3 रुपये और 3 रुपये को हमने 75,000 से मल्टीप्लाई किया 2,25,000। तो 2,25,000 में 50% आपने जोड़ा कितना आएगा, 3,37,500। दूसरे केस में कितना आपके पास में इंक्रीज बाय 25% और 2,25,000 इंक्रीज बाय 10%। हाँ जी, 2,25,000 में अपने 25% जोड़ दिया 281, 250 और यहाँ पे आपने 2,25,000 में 10% ऐड कर दिया, आपके पास आ जाएगा 2,47,500। यदि किसी को कोई दिक्कत है कि 2,25,000 मैंने फिक्स कॉस्ट का कैसे निकाला, तो उसके लिए 75,000 को मैंने 9 - 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 75,000 इंटू 3 रुपीज़। ठीक है जी, चलो अब प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी दे रखी है भाई। प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.3, 0.50, 0.20, इन सब से मल्टीप्लाई करो और बताइए ये एक्सपेक्टेड मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी। हाँ जी, 3,37,500 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.3 से, आपके पास आ जाएगा 1,01,250। फिर 281, 250 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1,40,625। ठीक है ना। फिर मेरे पास में आ जाएगा 247,500 इंटू 0.2, 49,500। ठीक है ना। तो 1,01,250 प्लस 1,40,625 प्लस 49,500 अपने पास आ जाएगा 291,375। इसका मतलब क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेटा आपके पास आ जाएगा 6.515 और एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी 2,91,375। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, डिमांड्स एस्टीमेट एट वेरियस प्राइजेज। अब ऊपर जो प्राइस दे रखा था एक बार तो कंपनी करी थी 14 रुपये 50 पैसे, बट यहाँ पर आपके पास यदि 13 रुपये 50 पैसे सेलिंग प्राइस रखते हैं
सेलिंग प्राइस पर यूनिट यदि 13 रुपये 50 पैसे रखते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 45,000 भी हो सकती है, 60,000 भी बिक सकती है, 70,000 भी बिक सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 30%, 50% एंड 20%। यदि सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप रखें 14 रुपये 50 पैसे, तो उस केस में आपकी क्वांटिटी बिक सकती है 35,000, 55,000, 68,000, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, 50% एंड 20%। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड डिमांड एस्टिमेट्स आर कैटेगरिकली इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे पे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सेलिंग प्राइस के बढ़ने घटने से वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ से मेन पॉइंट आपका शुरू होता है। For this type of decision, the group has decided that the option should be chosen which has the highest expected outcome with at least 80% chance of break even। मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बीपी सेल्स की कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 80% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 80% तो होनी चाहिए। तो जिस सेलिंग प्राइस पे आपका बीपी सेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% या उससे ज़्यादा आ जाए, आप उस सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो ग्रुप क्या कहता है, अब वो सेलिंग प्राइस कंसीडर कीजिए, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना है। सेलिंग प्राइस आप 14 रुपये 50 पैसे ज़बरदस्ती मत रख दीजिए। हो सकता है कि इस 14 रुपये 50 पैसे पे हमारा जो बीपी सेल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी 80% ना हो, तो ये फिर हमारे नियम के उल्लंघन हो जाएगा। नियम के उल्लंघन का मतलब क्या है कि जो हमारी ग्रुप है, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो उन्होंने एडवाइस आपको दी है, आप उस एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहे। वो क्या लेना चाहते हैं, आपको क्या सलाह दे रहे हैं, वो कहते हैं वो सेलिंग प्राइस रखिए जहां पर आपका बीपी सेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 80% या उससे ज़्यादा। और हम एक अकाउंटेंट, हमने ज़बरदस्ती 14 रुपये 50 पैसे रख दिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। भाई नहीं, जो हमारा ग्रुप है जिसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है, तो कंसर्न पर्सन है जिन्होंने हमें सलाह दी है, एडवाइस दी है कि भाई वो डिसीजन लीजिए, वो सेलिंग प्राइस सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपकी फिक्स कॉस्ट, जहाँ पे आपकी जो बीपी सेल है उसकी प्रोबेबिलिटी, जहाँ आपकी बीपी सेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 80% या उससे ज़्यादा हो। बिल्कुल बात समझ में आ गई मुझे तो पूरा क्वेश्चन किससे क्लियर हो गया। हम चाह रहे थे हम अपनी सेलिंग प्राइस 14 रुपये 50 पैसे रखें क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कहते हैं, हमारी सलाह मानो, हमें वो सेलिंग प्राइस अडॉप्ट करनी है जहाँ पर हमारी जो बीपी सेल की प्रोबेबिलिटी होगी वो 80% या उससे ज़्यादा होगी, चाहे आप 13 रुपये 50 पैसे रखो या 14 रुपये 50 पैसे। 13 रुपये 50 पैसे पे भी पूरी हो रही है, 14 रुपये 50 पैसे पे भी पूरी हो रही है, तो भैया 14 रुपये 50 पैसे रख लेंगे। लेकिन यदि 14 रुपये 50 पैसे पे आपकी बीपी सेल की प्रोबेबिलिटी पूरी नहीं आ रही है, मतलब 80% नहीं आ रही, 75% आ रही है, लेकिन 13 रुपये 50 पैसे पे आपका पूरा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हम 13 रुपये 50 पैसे को सही मानेंगे, 14 रुपये 50 पैसे को गलत मानेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकर क्या कह रहे हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो कहते हैं वो सेलिंग प्राइस अडॉप्ट कीजिए जहां पे बीपी सेल की प्रोबेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा हो। बिल्कुल मजा आ गया, समझ में आ गया सर पूरा क्वेश्चन मुझे तो। चलो आगे चलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू असेस वेदर द डिसीजन वॉज मेड इन अकॉर्डेंस विद ग्रुप गाइडलाइन। आपको यहाँ पे बताना है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो ग्रुप का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग लिया गया या नहीं लिया गया। मतलब डिवीज़न आप यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या रख रहे हो, 14 रुपये 50 पैसे। क्या ये 14 रुपये 50 पैसे जो ग्रुप की गाइडलाइंस है उनको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा 13 रुपये 50 पैसे पे हमारी बीपी सेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आती है और 14 रुपये 50 पैसे पे कितनी आती है। बराबर से क्वेश्चन को शुरू करते हैं आगे चलिए। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस, हाँ जी, एट सेलिंग प्राइस पर यूनिट 14 रुपये 50 पैसे लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे यही सलाह दे रहे थे। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी हो, 14 रुपये 50 पैसे। तो 14 रुपये 50 पैसे पे हमारे पास में एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। सेलिंग प्राइस है 14 रुपये 50 पैसे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, अभी आपने निकाली है ना 6.515। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जल्दी बताइए। हाँ जी, 14 रुपये 50 पैसे में से हमने माइनस किया 6.515, तो अपने पास कितना आ जाएगा 7.985। ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एक्सपेक्टेड बीपी सेल्स निकाल लो भाई। एक्सपेक्टेड बीपी सेल्स हमने निकाल लिया यूनिट्स में,
और आप तो फॉर्मूला जानते ही हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में आपने निकाली है ना भाई, 2,91,375 और उसको आपने डिवाइड कर दिया 7.985 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा देखो, 291,375 डिवाइडेड बाई 7.985 आपके पास में आ जाएगा 36,491 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना। आप चाहो तो 90 लिख सकते हैं, क्योंकि 90.29 आ रहा था तो मैंने यहाँ पे 90 यूनिट्स ले लिया। इसका ना 36,490 यूनिट्स आपके पास में आ रही हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यदि मैं सेलिंग प्राइस एट सेलिंग प्राइस पर यूनिट 14 रुपये 50 पैसे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ जो मेरी बीपी सेल है, बीपी सेल्स क्वांटिटी वो कितनी है, 36,490। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि मैं 14 रुपये 50 पैसे अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट रखता हूँ तो मेरी जो क्वांटिटी है वो 35,000 55,000 कितनी है, 68,000 है। हाँ जी, क्वांटिटी कितनी है 35,000 55,000 68,000 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी है 0.30 0.50 एंड 0.20। ध्यान से समझना, बीपी सेल्स 36,490, इसका मतलब क्या हुआ, ये बीपी सेल 36,490 35,000 से ज़्यादा है। बाकी केस में क्या है, 55,000 में कवर हो जाएगी, हाँ कवर हो जाएगी, 68,000 में कवर हो जाएगी। इसका मतलब पहले वाले केस में कवर नहीं होगी, पहले वाले केस में कवर नहीं होगी, लेकिन बाकी दोनों केस में कवर हो जाएगी। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 70%। कितनी आ जाएगी, 70%। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी, हाँ जी, द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल इक्वल और एक्सीड, हाँ जी, इक्वल और एक्सीड द ब्रेक इवन कितनी आएगी, 0.50 प्लस 0.20 इक्वल टू 0.70 और 70%, विच इज लेस देन 80%, जो कि ग्रुप गाइडलाइंस है। 80% क्या है, ग्रुप गाइडलाइंस है। हाँ जी, ग्रुप की गाइडलाइंस क्या है, 80% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 70%। इसका मतलब 14.50 हमारी सेलिंग प्राइस नहीं हो सकती, क्योंकि ये ग्रुप गाइडलाइंस को सेटिस्फाई नहीं करता। इट मीन्स हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर अपनी सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹14.50। हाँ जी, इट मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू 14.75 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप। ठीक है ना, क्योंकि ये जो 70% हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% से क्या कम है। और यहाँ पर हम मिनिमम जो हमारा ग्रुप गाइडलाइंस है वो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ब्रेक इवन की कितनी आनी चाहिए, 80% या उससे ज़्यादा। इसका ना 14 रुपये 50 पैसे हमारे को यदि सेलिंग प्राइस रखनी है तो हम नहीं रख पाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, जबकि मिनिमम कंडीशन है 80% या उससे ज़्यादा, मतलब हमें मना कर देना चाहिए। नेक्स्ट, अब यही सारी कैलकुलेशन मुझे दोबारा करनी पड़ेगी किस पे, 13 रुपये 50 पैसे पे, 13 रुपये 50 पैसे पे। तो एट सेलिंग प्राइस पर यूनिट
13 रुपये 50 पैसे। अब यदि मैं 13 रुपये 50 पैसे रखूँगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा, एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिर से निकालना पड़ेगा। हाँ जी, एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, जहाँ पे सेलिंग प्राइस अब आपको 14 रुपये 50 पैसे की जगह 13 रुपये 50 पैसे रखना पड़ेगा। 6.515 आप यहाँ पे माइनस करेंगे और देखो कितना आता है, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, कितना लिखेंगे यहाँ पर हम, जल्दी से बताओ कितना कितना लिखेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, माइनस करके आपके पास में कितना आ जाएगा, 6.985। हाँ जी, एक्सपेक्टेड बीपी सेल्स आपके पास कितना आ जाएगा यूनिट्स में। तो यदि मुझे बीपी सेल्स निकालना है यूनिट्स में, तो बीपी सेल्स को यूनिट में मैं कैसे निकालूंगा, जल्दी बताइए। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है अपने पास में, 291,375 डिवाइडेड बाई 6.985। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं। चलिए भाई सबसे पहले आगे, तो देखो भाई कितना आता है, 291,375 डिवाइडेड बाई 6.985 आपके पास में आ जाएगा 41,714.38। तो 714 ही लिख दिया मैंने। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास में जो क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी थी, वो क्वांटिटी कितनी कितनी दे रखी थी हमारे पास थी, क्वांटिटी 45,000 60,000 70,000, 45,000 60,000 70,000, 45,000 60,000 70,000। तो यहाँ पर हम सेल्स क्वांटिटी आपके पास है 45,000 60,000 70,000, 45,000 60,000 70,000। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, 0.3 0.5 0.20। और बीपी सेल्स अभी आपने कितनी निकाली है, बीपी सेल्स आपने निकाली है 41,714 41,714 41,714। हम क्या देख रहे हैं कि 45,000 यूनिट यदि हम बेचते हैं तो भी हमारी बीपी सेल कवर हो जाएगी, 60,000 पे भी कवर हो जाएगी, 70 पे भी कवर हो जाएगी, तीनों जगह कवर हो जाएगी। इसका ना यदि तीनों जगह कवर हो जाएगी तो आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 का मतलब क्या हुआ, 100%। 1 का मतलब क्या हुआ, 100%। तो फिर से आपको वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल इक्वल और एक्सीड द ब्रेक इवन, therefore the probability that company will equal or exceed its break even हाँ जी कितना आ जाएगा, 0.30 प्लस 0.50 प्लस 0.20 इक्वल टू 1.00 और आप कह सकते हैं 100%। इसका मतलब विच इज हायर देन 80%। अच्छा, ग्रुप गाइडलाइन क्या कहता है कि आपकी वो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए जहां पर आपका ब्रेक इवन की प्रोबेबिलिटी 80% है या उससे ज़्यादा हो। तो हमने क्या देखा, 14 रुपये 50 पैसे जब हम सेलिंग प्राइस रख रहे थे तो हमारी प्रोबेबिलिटी बीपी सेल की केवल 70% ही अचीव हो पा रही थी। बट यहाँ पे 13 रुपये 50 पैसे में हमारी बीपी सेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 100% आ रही है, जो ग्रुप की गाइडलाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रुप की गाइडलाइंस क्या थी, आपकी प्रोबेबिलिटी बीपी सेल की कितनी होनी चाहिए, 80% या उससे ज़्यादा। बट यहाँ पे तो कितनी आ रही है बेटा, 100% आ रही है। इसका मतलब आपका टारगेट अचीव हो गया। तो hence selling price per unit should be 13.5 instead of rupees 14.5। ठीक है ना, 14 रुपये 50 पैसे की जगह कितनी होनी चाहिए, 13 रुपये 50 पैसे होनी चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट की मैं आपको तैयारी करवाता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है टू ऑब्टेन व्हाट इज द ग्रुप एटीट्यूड टू रिस्क एज एविडेंस बाय द गाइडलाइन। तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस के हिसाब से रिस्क के बारे में बताना है कि किस
प्राइस पर रिस्क ज़्यादा है, किस प्राइस पर रिस्क नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखो सॉल्यूशन में आपके लिए क्या लिख कर रखा है, डिसीजन टेबल बनाई। इस डिसीजन टेबल में हमने क्या देखा, जो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 14 रुपये 50 पैसे और 13 रुपये 50 पैसे, दो ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं। वहाँ पे बीपी सेल की प्रोबेबिलिटी 14 रुपये 50 पैसे पे कितना रहा, 70%, जबकि 13 रुपये 50 पैसे पे कितना, 100%। ग्रुप गाइडलाइंस क्या कहता है, मिनिमम आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बीपी सेल का कितना होना चाहिए, 80%, 80% होना चाहिए। हमने क्या देखा कि हमारे को परसेंटेज बीपी सेल की चाहिए 80%, जबकि कवर कितनी हो रही है, 70%। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो कवर नहीं हो पा रहा, मतलब 80% हमारा जो ग्रुप गाइडलाइंस है वो कवर नहीं हो पा रहा, जबकि यहाँ पे कवर हो रहा है। तो इसका मतलब हमें ग्रुप को सेटिस्फाई करना है, जो ग्रुप ने हमें गाइडलाइंस दी है उसको सेटिस्फाई करना है। तो हमें अपनी सेलिंग प्राइस 13 रुपये 50 पैसे रखनी चाहिए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीपी सेल का मतलब होता है लो रिस्क और हाई रिटर्न। तो और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, हर बिजनेस क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो, रिस्क उसका क्या हो, कम से कम हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिस्क कवर होना चाहिए। तो कौन से केस में रिस्क उसका ज़्यादा कवर हो रहा है, जहाँ पे बीपी सेल की प्रोबेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा हो, मतलब कि 13 रुपये 50 पैसे में। तो इस तरीके से बेटा ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में। बाय बाय।